नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 18 मई से 24 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सकें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और आचरण से संबंधित कई कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी राय मांगी है। तो राष्ट्रपति ने यह सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगा है? मिला जुला के बात यही है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह मांगता है वह सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये सलाह दे देता है तो अनिवार्य नहीं है, किसी भी विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति के लिए उसे मानना और नहीं मानना ये अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति मान भी सकता है उस सलाह को और नहीं भी मान सकता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अनुच्छेद 200 और 201 अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधानमंडल के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और आचरण से संबंधित कई कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। तो राष्ट्रपति ने जो यह सलाह मांगा है, 14 सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। तो राष्ट्रपति ने ये जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है उसके 14 सवालों से संबंधित सलाह मांगा है। यह कदम राष्ट्रपति ने तब उठाया जब तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों तमिलनाडु के विधानसभा द्वारा जो विधेयक पास किया गया था पिछले कुछ वर्षों में, उन विधेयकों पर निर्णय की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 8 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। और उस फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को एक तरह से कम करने का प्रयास किया। यह तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका दायर कर दी थी। राज्यपाल वहाँ के जो RN रवि हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, उनके द्वारा 10 पारित विधेयकों पर कार्रवाई में देरी को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसी विधेयकों पर कार्रवाई में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और पिछले 8 अप्रैल 2025 को यह फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की निष्क्रियता को असंवैधानिक करार दिया था और माना था विधेयकों को मौन स्वीकृति मिल गई है। तो 8 अप्रैल को राष्ट्रपति ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल उन विधेयकों को रोक कर नहीं रख सकता है, उसे फैसला देना ही होगा। राष्ट्रपति से भी इसी मामले में राष्ट्रपति से भी संबंधित एक फैसला सुना दिया गया था कि राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति को भेजेंगे 3 महीने से अधिक राष्ट्रपति उसे रोक कर नहीं रख सकते हैं। एक तरह से यह राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकारों को कम करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। उसी विवाद को लेकर राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार को और रामभद्राचार्य जी महाराज को। गुलजार जो कि उर्दू के लेखक हैं और रामभद्राचार्य जी महाराज संस्कृत के। तो ऑप्शन नंबर डी सही। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य जी महाराज और उर्दू लेखक गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, गुलजार को मिला है और रामभद्राचार्य जी महाराज को मिला है संयुक्त रूप से। गुलजार का जो पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है। एक बात याद कर लेंगे, कभी हो सकता है किसी छोटे एग्जाम में पूछ दे गुलजार का पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा है। और तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार को और रामभद्राचार्य जी महाराज को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था दामोदर मौजे को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है?
सही उत्तर 18 मई को। 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय विरासत को संरक्षित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 जो कि 18 मई को मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किस मिशन ने चंद्रमा के विषमता के रहस्य को सुलझाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के विषमता, अर्थात चंद्रमा के सामने दिखने वाले भाग और दूर दिखने वाले भाग। चंद्रमा के सबसे नज़दीक और सबसे दूर के भाग में जो विषमता देखने को मिलती है, उसी विषमता के रहस्य को सुलझाया है ऑपरेशन ग्रेल मिशन ने, नासा के ग्रेल मिशन ने। ग्रेल अर्थात ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन ने 10 को पुराने रहस्य को सुलझाया है। कौन सा? कि चंद्रमा का निकटवर्ती भाग उसके दूरवर्ती भाग से नाटकीय रूप से अलग क्यों दिखाई देता है। इसका कारण इस ग्रेल मिशन ने जो ये सुलझाया है उसका कारण बताया है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव और चंद्रमा के आंतरिक ताप, पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव और चंद्रमा के आंतरिक ताप के कारण क्या होता है कि चंद्रमा का निकटवर्ती भाग उसके दूरवर्ती भाग से अलग दिखाई देता है। नासा द्वारा 2011 में केप कैनावेरल से डेल्टा 2 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ग्रेल मिशन को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2011 में लॉन्च किया गया था। डेल्टा 2 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 16वीं सदी की ऐतिहासिक बावली राजौन की बावली का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई ने दिल्ली के मेहरौली स्थित 16वीं सदी की ऐतिहासिक बावली राजौन की बावली का संरक्षण कार्य पूरा किया है। राजौन की बावली का जो निर्माण हुआ था 1506 ईस्वी में लोदी वंश के समय इसका निर्माण किया गया था। इसका जो संरचना है यह 4 स्तरीय बावली है, जिसमें मेहराब, सजावटी स्तूप व पत्थर की नक्काशी इसमें ये किया हुआ है। इसका जो उद्देश्य था जलाशय और यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कोडेक्स नामक एक शक्तिशाली नया क्लाउड आधारित एआई कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओपन एआई ने कोडेक्स नामक एक शक्तिशाली नया क्लाउड आधारित एआई कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है। यह जो ओपन एआई ने जो कोडेक्स लॉन्च किया है, यह जो कोडेक्स है यह क्लाउड आधारित एआई कोडिंग एजेंट है। यह क्या करेगा? यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कार्य आसानी से कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कार्यों में नया सॉफ्टवेयर लिखना अर्थात कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर लिखना को कोडिंग कहा जाता है। कोडिंग करना, तो नया कोडिंग कर सकता है, कोड को डिबग कर सकता है, अर्थात कोडिंग लिखने में जो गड़बड़ियां होती हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उसे यह दूर कर सकता है। यूनिट टेस्ट कर सकता है, पुराने कोड बेस को रीफैक्टर कर सकता है, पुल रिक्वेस्ट बना सकता है और उसे ब्लॉक भी कर सकता है। दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंटेशन और स्कैफोल्डिंग तैयार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पिपराहुआ बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पिपराहुआ में खुदाई में अवशेष प्राप्त को नीलामी कंपनियों में से एक साउथबाई द्वारा बिक्री के लिए इसे रखा गया था, जिसे भारत सरकार ने इस बिक्री पर आपत्ति जताई है। तो पिपराहुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराया और पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि जेनिक सिनर हैं इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के सैटेलाइट EOS-09 का प्रक्षेपण विफल हो गया। इसे किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जा रहा था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, PSLV C61। PSLV C61 यह जो प्रक्षेपण अभियान था, इसरो का 101वां अभियान था जो कि विफल हो गया। इसरो का 101वां अभियान था जो हाल ही में विफल हो गया है।
इस 101वें अभियान में PSLV C61 के माध्यम से सैटेलाइट EOS-09 का प्रक्षेपण किया जाना था, जो कि विफल हो गया। PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस PSLV C61 के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-9 को सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था, जो कि विफल हो गया और यह इसरो का 101वां अभियान था। इसरो के प्रमुख कौन है? बी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया संचालित किया है। ऑपरेशन ओलिविया, तो ऑपरेशन ओलिविया किसने संचालित किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑपरेशन ओलिविया किसने संचालित किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने संचालित किया है। तो यह ओलिविया ऑपरेशन संबंधित है, यह संबंधित है तटीय क्षेत्रों में ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण से। ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण से संबंधित है ऑपरेशन ओलिविया। यह ओलिव रिडले कछुआ जो पाया जाता है, यह उड़ीसा में, उड़ीसा समुद्र तट पर यह पाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने अपने वार्षिक अभियान ऑपरेशन ओलिविया के तहत क्या हुआ, उड़ीसा के रूसी-कुल्या नदी, उड़ीसा के रूसी-कुल्या नदी मुहाने पर लगभग 6.98 लाख ओलिव रिडले कछुओं की सफलतापूर्वक रक्षा की है। ओलिव रिडले कछुआ जो है, यह विश्व स्तर पर संवेदनशील प्राणी माने जाते हैं। तो उड़ीसा के रूसी-कुल्या नदी के मुहाने पर, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूसी-कुल्या नदी कहाँ स्थित है? तो रूसी-कुल्या नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। रूसी-कुल्या नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसी रूसी-कुल्या नदी के मुहाने पर भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया चलाया था। इस ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओलिव रिडले कछुआ का संरक्षण किया गया, उसे बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने पूंजी अपर्याप्तता के कारण किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पूंजी अपर्याप्तता के कारण SCBL सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया। यह HCBL जो सहकारी बैंक है, यह लखनऊ में स्थित है। इसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। क्या? पूंजी अपर्याप्तता के कारण। सहकारी बैंक जो है, यह सहकारिता के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें सदस्यों को एक दूसरे की मदद करने और लाभ साझा करने पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में भारत में 33 राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त मिल चुका है। तो गीतांजलि श्री के बाद बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए मिला है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बानू मुश्ताक को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, वो उनके किस पुस्तक के लिए मिला है? तो हार्ट लैम्प के लिए मिला है, जिन्हें मूल रूप से कन्नड़ में हृदय दीपा के नाम से इन्होंने लिखा था। हृदय दीपा के नाम से लिखा था और इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ था हार्ट लैम्प के नाम से। तो इसी पुस्तक के लिए बानू मुश्ताक को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले गीतांजलि श्री को हिंदी में रेत समाधि, उनकी पुस्तक है रेत समाधि, के लिए उन्हें 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्रीय भाषा में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया है किसने? असम सरकार ने। असम सरकार ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंकिता। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया कैबिनेट मीटिंग के, असम में जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, उस कैबिनेट के मीटिंग के मुख्य अंश को प्रस्तुत करने के लिए पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया। अंकिता का उन्होंने अनावरण किया। इस अंकिता ने कैबिनेट मीटिंग में जो बातचीत हुई, जो चर्चा हुई, उसके मुख्य अंश को इस अंकिता ने हाल ही में प्रस्तुत किया असमिया भाषा में।
तो भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता बनी है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में देश का पहला एआई एंकर न्यूज एंकर सना पेश किया था। सना भारत का पहला न्यूज एंकर बनी थी जो कि 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप में लॉन्च किया था। और असम में वहाँ एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज उत्पादों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए किस निजी कंपनी से समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज उत्पादक की पहुंच को व्यापक बनाया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 ईस्वी में। वर्ष 2018 ईस्वी में इंडिया पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार डाक विभाग के पास है। यह जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, भारत में लगभग 1.65 लाख डाकघर हैं। 1.65 लाख डाकघर हैं और 3 लाख लगभग डाक कर्मचारी भारत में स्थित हैं और 11 करोड़ के आसपास इनके पास ग्राहकों की संख्या है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इतना व्यापक आधार है भारत में। और इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो लक्ष्य है डिजिटल इंडिया और वित्तीय सशक्तिकरण के अनुरूप सरल, सुरक्षित और किफायती बैंकिंग उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस लैंगिक कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस लैंगिक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है यौन उत्पीड़न को रोकना और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रभावित करने वाली साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना। यह जो कार्यक्रम है यह युवा विकास मंच यू मंथन के सहयोग से इसे लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कॉलेज में लैंगिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसका नेतृत्व करने के लिए 2 पुरुष और 2 महिला कैंपस एम्बेसडर का चयन किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सागर में सम्मान। हाल ही में भारत सरकार के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है सागर में सम्मान पहल। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान का शुभारंभ किया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में महिलाओं के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान समारोह के दौरान इस पहल का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य है प्रशिक्षण, सुरक्षा, नेतृत्व और कौशल विकास के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। हाल ही में RAS 24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के समय में यह RAS 24 यार्स मिसाइल, अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल चर्चा में आया था। तो यह रूस का यह मिसाइल है RAS 24 यार्स, जिसे नाटो SS-29 के नाम से जाना जाता है, एक रूसी निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कौन सा आउटलुक जारी किया है? ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने।
राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक 2025 जारी किया है। 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली 4 में से 1 से अधिक कारें इलेक्ट्रिक थी। इस आउटलुक 2025 के अनुसार यह बताया गया है कि वर्ष 2024 में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली 4 गाड़ियों में से 1 से अधिक कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बिकी थी। इसके अंतर्गत इस वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो उत्पादन हो रहा है चाइना में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो हैं चाइना में बिक भी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जब बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक क्षेत्र में नीतिगत सिफारिशें, विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। उत्तर प्रदेश में कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच ये विस्टाडोम कोच वाली भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। यह जो जंगल सफारी ट्रेन है उत्तर प्रदेश के 3 अभ्यारण्य दुधवा, कतर्निया घाट और किशुनपुर अभ्यारण्यों को आपस में जोड़ेगा। दुधवा, कतर्निया घाट और किशुनपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तीनों अभ्यारण्यों को आपस में जोड़ने के लिए विस्टाडोम कोच वाली भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। यह जो जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है इसके जो छज्जे होंगे ये पारदर्शी रूप से चारों तरफ से दिखने वाले होंगे, पारदर्शी होंगे, जिसमें यात्री इन सफारियों में घूमने जाने वाले पर्यटक इन ट्रेनों में बैठकर इन सफारी का एक साथ दर्शन कर सकते हैं, इन सफारी में घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस सफारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य बनने के लिए 95% साक्षरता आवश्यक होती है। तो 95% साक्षरता को पार कर मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। हाल ही में आइजोल में अर्थात मिजोरम की राजधानी आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह के दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहुमा। मिजोरम का जो राजधानी है आइजोल है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने मिजोरम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। मिजोरम की साक्षरता पहुंच गई है 98.2% तक। मिजोरम की साक्षरता 98.2% तक पहुंच गई है। 2023-24 के PLFS सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि 95% से की साक्षरता को जो राज्य पार कर जाएगा उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। तो मिजोरम की साक्षरता 98.2% पहुंच गई है और यह पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है, जिसकी साक्षरता 74.3 मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी किया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी नीदरलैंड के रॉटरडम में। नीदरलैंड के रॉटरडम ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी किया है। भारत ने 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नीदरलैंड के रॉटरडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो यह गोदावरी नदी पर निर्मित की गई है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित की गई है जिसे पोलावरम परियोजना कहा गया है। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं के करीब है। गोदावरी जिले में पोलावरम गांव के पास स्थित है यह परियोजना। जब
गोदावरी नदी की बात हो रही है तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पेनगंगा, बरधा, वेनगंगा। ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो प्राणहिता है। प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पोलावरम परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चागोस द्वीप समूह जो समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही। हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप समूह जो हाल ही में चर्चा में रहा था। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है, लगभग 1600 किलोमीटर, भारत के लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम ने डियागो गार्सिया एटोल, डियागो गार्सिया द्वीप जो कि चागोस द्वीप समूह में ही स्थित है, तो डियागो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को लौटाने का निर्णय कर लिया है। तो डियागो गार्सिया द्वीप जो कि चागोस द्वीप समूह में स्थित है, यह मॉरिशस के क्षेत्र में स्थित है और इस पर यूनाइटेड किंगडम का इस पर अधिकार था। और इस डियागो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका का जो है, अमेरिका का सैन्य अड्डा भी इस डियागो गार्सिया द्वीप पर फैला हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम में ने इस डियागो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है, मॉरिशस को लौटाने का निर्णय किया है। किंतु इस समझौते के तहत, जिस समझौता के तहत यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप को मॉरिशस को लौटाने का निर्णय किया है, अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है इस डियागो गार्सिया द्वीप पर बना रहेगा, जबकि यह द्वीप मॉरिशस को लौटा दिया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उभरते पूर्वोत्तर निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें आतंकवाद और माओवादी अशांति के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह एक राष्ट्र एक मिशन, एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है देश भर में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजरायल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली से प्रेरित होकर गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। गोल्डन डोम एक नई तकनीक वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह अमेरिका को बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे जो मिसाइलों को लॉन्च होते ही इसे पकड़ेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। एक तरह से अमेरिका द्वारा जो यह गोल्डन डोम मिसाइल प्रणाली बनाने की घोषणा की गई है, अंतरिक्ष युद्ध की यह शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि यह जो गोल्डन डोम तकनीक जो है, यह डिफेंस सिस्टम जो है, यह अंतरिक्ष में कई मिसाइलों, कई सैटेलाइटों के द्वारा यह संचालित होगी और इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा, अर्थात धरती से ऊपर स्थापित इसे किया जाएगा। तो जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है तो भारत के पास S-400 ट्रायम्फ जो कि रूस की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसे भारत ने रूस से आयात किया है। भारत ने इसे रूस से खरीदा है, जिसे भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा जो हमारा विवाद चल रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में जो आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने भारत में सैकड़ों ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था।
उन सैकड़ों उन ड्रोनों को इस S-400 ट्रायम्फ के द्वारा उन ड्रोनों को रोकने में इस S-400 ट्रायम्फ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया 9वां सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कौन 9वां सदस्य बनना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? अल्जीरिया बना है और यह पूर्ण सदस्य देश बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जो है शंघाई में है, चीन में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 ईस्वी में ब्रिक्स देशों के साथ। ब्रिक्स देश उस समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इस ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ वर्तमान में इस ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद।